डियर स्टूडेंट्स, आज हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पायरोल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को समझेंगे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पार्ट 1 में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो था कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनकी नेचर में क्या अबेंडेंस है, उनका क्लासिफिकेशन किस तरह से है। इसके बाद हमने इंडिविजुअल जो कंपाउंड लिए उसमें पायरोल के स्ट्रक्चर को पढ़ा, उसकी संरचना को पढ़ा। साथ ही पायरोल की जो एरोमेटिक प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस किया। इसके बाद पायरोल की जो प्रिपरेशन टेक्निक्स हैं, बनाने की जो विधियां हैं, उनको भी हमने पिछले सेक्शन में डिस्कस किया था। पार्ट 2 में आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पायरोल। साथ ही एसिडिक नेचर ऑफ पायरोल हम पढ़ेंगे कि क्यों पायरोल एसिडिक नेचर का होता है। और इसके अलावा पायरोल की जो इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस है उनको आज हम डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पायरोल में अगर हम देखें तो पायरोल एक कलरलेस लिक्विड है जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट 131 डिग्री सेल्सियस है। पायरोल एयर के करस्पॉन्ड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही एयर में हम पायरोल को एक्सपोज करते हैं, पायरोल ब्राउन कलर के रेजिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बाद में सॉलिडिफाई हो जाता है। पायरोल की वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के कारण ईथर और इथेनॉल जैसे जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उसमें अत्यधिक सॉल्युबल है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पायरोल में सबसे पहले हम एसिडिक नेचर ऑफ पायरोल की बात करते हैं। पायरोल में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये कॉन्जुगेशन के साथ पार्टिसिपेट करके एक रिंग करंट को जनरेट करता है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। इससे पहले सेक्शन में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से ये पायरोल किस तरह से लोन पेयर को रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कराता है और रिंग करंट को जनरेट करता है। तो इस तरह से ये नेगेटिव चार्ज पूरी रिंग में सर्कुलेट करता है और एक डिलोकलाइज्ड सिस्टम को प्रोड्यूस करता है इस तरह से। अब जब रिंग करंट जो इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में बनती है, इसी रिंग करंट के कारण नाइट्रोजन, हमने देखा था कि नाइट्रोजन sp2 कैरेक्टर का होता है, हाइब्रिडाइजेशन का होता है, और यही जो रिंग करंट फॉर्मेशन है, यही इस एरोमेटिक इस पायरोल के एरोमेटिक होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए पायरोल एरोमेटिक नेचर को शो करता है। साथ ही जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, उनका जो लोन पेयर होता है वो एसिड के साथ अभिक्रिया करके सॉल्ट में परिवर्तित हो जाते हैं, सॉल्ट में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन पायरोल के केस में ऐसा संभव नहीं है। पायरोल का जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो प्रोटॉन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पायरोल एक बेसिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि जो इसका लोन पेयर है वो प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करने के लिए अवेलेबल नहीं होता है। इसके अलावा पायरोल को जब हम पोटेशियम मेटल के साथ N-हेप्टेन में जब हम इसको हीट करते हैं तो ये सॉल्ट बनाता है। जैसा कि हमने एसिड के लिए भी पढ़ा हुआ है, एसिड जब भी किसी मेटल के साथ या किसी बेस के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उस रिएक्शन से करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनते हैं। इसी तरह से पायरोल ने पोटेशियम के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम पायरोलाइड जो सॉल्ट बनाया, इससे भी यह प्रूफ होता है कि पायरोल एसिडिक नेचर का है। लेकिन इसकी जो एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, एसिडिक कैरेक्टर होता है, वो मिनरल एसिड की तरह स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का नहीं होता है। ये एक वीक एसिड है। इसलिए इसके जब भी इसकी अभिक्रिया से हमको सॉल्ट बनाना होता है तो हमको बहुत पावरफुल बेस चाहिए या बहुत ही ज़्यादा जो एक्टिव मेटल्स होते हैं उनको हम इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, तभी हमको सॉल्ट प्राप्त होंगे। इसी तरह से इसके एसिडिक नेचर के लिए सपोर्ट में कुछ एविडेंस भी है कि जब भी पोटेशियम पायरोलाइड की रिएक्शन हम एल्किल हैलाइड के साथ, एल्किल हैलाइड में आप मिथाइल क्लोराइड ले सकते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड ले सकते हैं, 60 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको हीट करते हैं तो ये N-एल्काइल पायरोल देता है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया हुआ है।
और ये एन-अल्काइल पायरॉल 200 डिग्री सेल्सियस पर अपने आप को रीअरेंज करके 2 मिथिल पायरॉल में कन्वर्ट होता है। अन्य केमिकल रिएक्शंस की अगर हम डिस्कशन करते हैं, तो जैसा अभी हमने कहा था कि जो पायरॉल है, पायरॉल एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड अनसैचुरेटेड होते हुए भी नॉर्मल एल्कीन या एल्काइन की जैसी अभिक्रियाएं नहीं देते हैं, जैसा कि हमने बेंजीन के केस में भी देखा था कि ये एडिशन अभिक्रियाएं नहीं दे सकते हैं। इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड की जो करेक्टरिस्टिक जो रिएक्शंस होती हैं, जो मेन रिएक्शंस होती हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। तो पायरॉल भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को परफॉर्म करता है। जैसा कि पायरॉल में हमारे पास नाइट्रोजन के करस्पॉन्ड जो कार्बन की जो पोजीशन है, जो कार्बन की स्थिति है, वो अलग-अलग है। जैसा कि ये कार्बन 2 नंबर पर जो कार्बन है और 3 नंबर पर जो कार्बन है, इन दोनों 2 और 3 नंबर पर कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है या और भी जो रिएक्टिव प्रॉपर्टीज हैं, वो सेम नहीं होती हैं। पायरॉल में जो नाइट्रोजन है, इसके सापेक्ष अब जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ जुड़ेगा, सबसे पहले ये निश्चय करना है कि वो इलेक्ट्रोफाइल पोजीशन 2 पर आएगा या पोजीशन 3 पर आएगा। अब पोजीशन 2 और 5 दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन है, पोजीशन 3 और 4 भी दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन है। इसलिए पोजीशन 2 कहें या पोजीशन 5 कहें, वो एक ही बात है। इसी तरह से पोजीशन 3 और पोजीशन 4 ये दोनों भी इक्विवेलेंट पोजीशंस हैं। तो इसी के लिए हम पहले इलेक्ट्रोफाइल की जो अप्रोच है, इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक है, वो पोजीशन 3 पर कराएंगे। उसके बाद देखेंगे कि उसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं और उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कितने स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो स्टेबल होते हैं। साथ ही दूसरा जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसमें इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक है वो पोजीशन नंबर 2 पर कराएंगे और उसमें भी वही चीज़ देखेंगे कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं और जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उसमें कितने स्टेबल होते हैं। तो उसके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक पोजीशन 2 पर होगा या पोजीशन 3 पर होगा। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, पहले हमने पोजीशन 3 पर इलेक्ट्रोफाइल को अप्रोच कराया है, तो 3 पर अप्रोच कराने से हमारे पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमको मिल रहे हैं, जबकि पोजीशन 2 पर जब हमने अप्रोच कराया है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को जब हम क्रिटिकली देखते हैं, तो हमको जैसा कि इस वाले में दिख रहा है, पोजीशन 3 पर जब हमने अप्रोच कराया था, तो उसमें एक जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन एटम के पास प्लस चार्ज है। क्योंकि नाइट्रोजन इस पूरे पायरॉल सिस्टम में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास नेगेटिव चार्ज ही होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज उसको अनस्टेबल करता है, इसलिए ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल है। तो अगर देखा जाए तो इस पूरे सिस्टम में जो स्ट्रक्चर बन रहा है, हमें मिल रहा है, वो यही स्ट्रक्चर है। सिमिलरली अगर हम पोजीशन 2 की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल है। बाकी ये 2 स्ट्रक्चर जो हैं, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली स्टेबल है। अब अगर नंबर ऑफ स्ट्रक्चर की कंपैरिजन करते हैं पोजीशन 2 और पोजीशन 3 में, तो पोजीशन 3 में बनने वाले स्ट्रक्चर 2 हैं, पोजीशन 2 में बनने वाले स्ट्रक्चर 3 हैं। रेजोनेंस के अकॉर्डिंग जितने ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, वो सिस्टम उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक अटैक पोजीशन नंबर 2 पर ही प्रेफर होगा। अब ये डिसाइड कर लिया कि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक पोजीशन नंबर 2 पर होगा, तो हम जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जो मेन रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि सबसे पहले हम हैलोजनेशन को देखेंगे। पायरॉल की रिएक्शन, जब भी हम हैलोजन ये Br2 के साथ CH3COH के मीडियम में अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन कराते हैं, तो हमें मोनो ब्रोमोफिनॉल, सिंस ब्रोमिनेशन 2 पोजीशन पर होगा, तो इसको हमने 2 ब्रोमो पायरॉल यहाँ पर हमें मिलेगा, सॉरी पायरॉल। मोनो ब्रोमिनेशन पायरॉल का जो मोनो ब्रोमिनेशन कर पाना वो उतना आसान नहीं होता है, इसके लिए स्पेशल कंडीशन चाहिए होती हैं। पायरॉल ब्रोमीन के करस्पॉन्ड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और रिएक्टिव है। ये एक्सेस अमाउंट में टेट्रा ब्रोमो पायरॉल 2, 3, 4, 5 टेट्रा ब्रोमो पायरॉल को प्रोड्यूस करता है। इसकी मैकेनिज्म, जैसा कि हमने इससे पहले स्टेप में भी, पहली स्लाइड में भी देखा था, पोजीशन 2 के लिए
हम डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे और फाइनली ये भी 3 स्टेप की रिएक्शन होगी। पहला स्टेप होगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा स्टेप होगा इलेक्ट्रोफाइल का अप्रोच और उसी स्टेप में आप डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे। और जो थर्ड स्टेप होता है वो डीप्रोटोनेशन का स्टेप होता है, जहां पर कि प्रोटॉन निकल के जाता है और फिर से कंपाउंड में एरोमेटिसिटी को वो रिजनरेट करता है। इसी तरह से नाइट्रेशन है, सेम स्टेप यहाँ पर भी रहेंगे। नाइट्रेशन पायरोल की रिएक्शन जब भी हम HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब कराते हैं तो यहाँ पर 2 नाइट्रो पायरोल मिलता है। फर्स्ट स्टेप होगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जहाँ पर HNO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्शन करके नाइट्रो जो नाइट्रोनियम आयन इसको प्रोड्यूस करता है। ये नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल है और ये 2 पोजीशन पर इस तरह से जो हमने मैकेनिज्म यहाँ पर दिखाई गई है उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन करता है। इसमें भी उतने ही स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा स्टेप अप्रोच ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और तीसरा स्टेप डीप्रोटोनेशन, और ये 2 नाइट्रो पायरोल को प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली सल्फोनेशन है, सल्फोनेशन पायरोल का SO3 के साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड का पिरिडीन की प्रेजेंस में होता है और ये 2 पायरोल 2 सल्फोनिक एसिड को प्रोड्यूस करेगा। फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन है। फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ पायरोल की जब रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ये लुईस एसिड है। आपको पता है कि लुईस एसिड की जो एफिनिटी होती है, लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम होते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये जिंक के साथ, ये ऑक्सीजन यहाँ से इस तरह से ये ऐसे इलेक्ट्रॉन देगा और ये बॉन्ड यहाँ से जिंक के पास आएगा, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हुआ। ये इलेक्ट्रोफाइल सिमिलर मैकेनिज्म की तरह इसके साथ अप्रोच करेगा और 2 एसिटिल पायरोल को प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली डायजोटाइजेशन है। डायजोटाइजेशन का आपको पता है कि जब भी हम बेंजीन या एनिलीन की रिएक्शन C6H5NH2 इसकी रिएक्शन जब आप HNO2 के साथ कराते हैं, HNO2 से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें C6H5N2Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और पायरोल के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के परफॉर्म करेगा और 2 फेनिल एजोपायरोल को यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली रीमर-टिमन रिएक्शन है। रीमर-टिमन रिएक्शन ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें फॉर्मिल पायरोल्स बनते हैं, 2 फॉर्मिल पायरोल। जब भी हम पायरोल की अभिक्रिया CHCl3 क्लोरोफॉर्म या इसे ट्राइक्लोरोमीथेन भी कहते हैं, इसके साथ KOH की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें 2 फॉर्मिल पायरोल यहाँ पर मिलेगा। इस रिएक्शन में जो फर्स्ट स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, उस इलेक्ट्रोफाइल को बनने की जो प्रोसेस है CHCl3 हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्शन करता है, तो यहाँ पर कार्बन आयन ट्राइक्लोरोकार्बन आयन प्रोड्यूस करेगा और यही ट्राइक्लोरोकार्बन आयन क्लोराइड आयन को रिमूव करके कार्बिन डाइक्लोरोकार्बिन में कन्वर्ट होता है। ये डाइक्लोरोकार्बिन इस सिस्टम के लिए इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब वही होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। इस डाइक्लोरोकार्बिन के पास अगर हम देखते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन है, Cl एक ही हो गया और दूसरा Cl ये हो गया और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 4 और 2 6। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और जो पायरोल सिस्टम है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को परफॉर्म करेगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद इसमें जो प्रोडक्ट बनता है थर्ड स्टेप के बाद वो 2 क्लोरोमिथिल पायरोल बनता है, जो कि OH के साथ हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोलाइज होके हमें पहले डायोल देगा और डायोल से फिर वाटर एलिमिनेट होके हमें यहाँ पर 2 फॉर्मिल पायरोल मिलेगा। अगली रिएक्शन है गेटरमैन कोच सिंथेसिस। जब भी पायरोल की रिएक्शन आप HCN और HCl के साथ हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कराते हैं तो हमें यहाँ पर 2 फॉर्मिल पायरोल बनते हैं। अब ये HCN, HCl और AlCl3 ये तीनों इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने का काम करते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। HCN और HCl की रिएक्शन से सबसे पहले
एक कंपाउंड बनता है और ये AlCl3 रिएक्शन करके हमें एक यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज जनरेट कराता है और ये इलेक्ट्रोफाइल इस पायरोल रिंग पर रिएक्शन करके हमें एक इनेमीन कंपाउंड देता है, जो इनेमीन हाइड्रोलाइज होके फॉर्मिल 2 फॉर्मिल पायरोल को प्रोड्यूस करता है। अंतिम रिएक्शन है इसकी कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे, इसको ये इलेक्ट्रोलिसिस नहीं है, ये कोल्बे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। जबकि हम पायरोल की रिएक्शन CO2 के साथ कराते हैं तो यहाँ पर हमें पायरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। CO2 जो कि एक एसिडिक प्रकृति का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। इसका कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होता है क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को परफॉर्म कर सकता है। और इस मैकेनिज्म के थ्रू हम देख रहे हैं यहाँ पर पहला स्टेप इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास ऑलरेडी है, अप्रोच ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, और तीसरा स्टेप है यहाँ पर डीप्रोटोनेशन, और प्रोटॉन जो है वो इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन शिफ्टिंग यहाँ पर है जो पायरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। इस प्रकार हमने आज पायरोल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसका एसिडिक बिहेवियर है और केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ा। इसकी इतनी ही इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट सेशन में हम अगले कंपाउंड को लेंगे जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, उसके प्रिपरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे।